अपने थर्ड क्वेश्चन को। और ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे AKTU एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल को छोड़ के उसके पहले यहाँ पे कई सालों तक लगातार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, जिसमें हमें लोग यहाँ पे देखेंगे अपने मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को काफी डिटेल में, या फिर यही क्वेश्चन हमारा जो है एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का सिंपल सा यही मतलब है कि हमारा जो एंजाइम है वो किस तरीके से अपना जो है कह सकते हो मैकेनिज्म करता है, मतलब किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। तो देखो, हमें पता है एंजाइम बेसिकली करता क्या है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये हमारा बेसिकली सबस्ट्रेट से, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंजाइम बेसिकली करता क्या है, एंजाइम बेसिकली हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर हमारे यहाँ पे क्या करता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। देखो हुआ क्या, ये एंजाइम जो है हमारा, जैसे ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा इसके साथ बाइंड हुआ, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया इसका, इसके साथ बाइंड होकर इसने एट लास्ट में क्या दिया, हमारा एंजाइम तो अलग हो गया। देखो एंजाइम अलग हो जाएगा, लेकिन आइसोसिट्रेट यहाँ पे हमें दोबारा से थोड़ी मिल रहा है, बल्कि आइसोसिट्रेट यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। यानी अगर हम लोग देखें तो एंजाइम जो है क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो होता है, लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा से अलग होता है तो ये हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग होता है। मतलब ये करता क्या है, बेसिकली हमारे सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें बेसिकली यही चीज देखने की यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा बहुत करता है। तो हम लोग बात करें अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की, तो ये हमारे जो यहाँ पे सेवरल की स्टेप्स हमारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा ये एंजाइम बाकी हमारा, जैसे हमें पता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्टेप्स को देखें तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा वही चीज है कि सबसे पहले जैसे ये हमारा एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें जो है एक एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। फिर हमारा ये क्या करता है, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का मतलब वही है कि फिर ये हमारे रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद देखो, कैटालिसिस का मतलब ही होता है हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और उसके बाद एंजाइम रीजनरेशन, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के बाद ये हमारा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर एंजाइम कैटालिसिस इज द सबस्ट्रेट मस्ट कंबाइन विद द एंजाइम एट एक्टिव साइट। अब यहाँ पे ये एक्टिव साइट क्या होती है, तो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी अगर आप लोग सिंपली समझो तो जैसे ये जो एंजाइम होती है ना, तो इस एंजाइम के पास जैसे हमारे यहाँ पे मान लो होती है एक एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट, और यहीं पे आके हमारा सबस्ट्रेट जो है बाइंड होता है। अभी हम लोग इसको और अच्छे से देख रहे हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो वही चीज है, जैसे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अ फ्यू थ्योरीज हैव बीन पुट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जिस देखो यहाँ पे कई सारी हमारी थ्योरी दी गई कि हम लोग किस तरीके से हमारा, जैसे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई। लेकिन जो हमारा एक लॉक एंड की मॉडल है, ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल वन माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉक एंड की मतलब क्या होता है, हमारा ताला चाबी। तो ताला चाबी में बेसिकली मेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारा ताला है वो हमारा उसी की चाबी से खुलता है ना। हमारा कोई और चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती। हमारा अगर कोई ताला है तो वो उसी की चाबी से खुलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंजाइम के बारे में क्या बोला जाता है कि जो हमारा एंजाइम है ये हमारा उसी के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। जैसे हमारा एंजाइम क्या होता है भाई, अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस है तो ये हमारा आइसोसिट्रेट के साथ ही बाइंड होगा, या फिर आइसोसिट्रेट के लिए ही कह सकते हो काम करेगा। ये हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट पे काम नहीं करेगा, ये हमारा सिट्रेट पे काम नहीं करेगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है ना वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। यानी कि जो हमारा एंजाइम है कह सकते हो वो अपने ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा, किसी और सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं करेगा। वही यहाँ पे वही चीज बताई जाती है, लॉक एंड की मॉडल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन बायोकेमिस्ट इमिल फिशर, ठीक है। तो इनके द्वारा ये दी गई थी। बाकी ये हमारा जो है वेरी फर्स्ट मॉडल माना जाता है, ठीक है। मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल वन तो है ही है, उसके बाद उसके साथ ही हमारा फर्स्ट मॉडल भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड फिक्स। देखो जैसे यहाँ पे हमारी एक और थ्योरी भी होती है, तो वो छोड़ो, अब आप लोग इस वाली को देखो। इसमें बेसिकली अगर हम लोग वन वर्ड में देखें होता क्या है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि मान लो जैसे ये जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, और अगर मान लो ये हमारा एंजाइम जो है इस शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा वो भी हमारा जो है कह सकते हो इसी शेप का होना चाहिए।
है ना, जो कि इसके अंदर आके प्योरली बिल्कुल अच्छे से आके फिट हो जाए। अगर मान लो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो जो हमारा कुछ इस टाइप का है, या फिर वो हमारा कुछ सर्कुलर टाइप का है, या फिर वो हमारा जो है कुछ कह सकते हो आड़ा टेढ़ा इस टाइप का है, ठीक है, तो वो हमारे इस एंजाइम के साथ नहीं बाइंड होगा। मतलब इस एंजाइम के साथ हमारा इसी का सबस्ट्रेट बाइंड होगा, जो कि बिल्कुल इसी के साइज को रिसेंबल करेगा। मतलब इसमें फिट होने वाली कह सकते हो, जैसे मान लो एंजाइम अगर हमारा ताला हो गया तो इसकी चाबी हमारा इसी का सबस्ट्रेट होगा, जो कि बिल्कुल इसके साइज में फिट हो जाएगा, है ना। बस यही चीज है। बाकी बाकी यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो एंजाइम है वो हमारा बिल्कुल रिजिड होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मान लो ये सबस्ट्रेट आ गया तो ये बिल्कुल आके इसमें फिट हो जाए किसी तरीके से। एंजाइम ना बिल्कुल एकदम रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि इसका शेप साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। अब एक और थ्योरी भी दी गई जिसके अकॉर्डिंग क्या माना गया कि हमारा जो एंजाइम है ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो वो हमारा अगर मान लो इस साइज का भी है तो एंजाइम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये थ्योरी वैसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मेन यही थ्योरी हमारी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जहां पे एंजाइम रिजिड होता है, इसमें हमारा सिर्फ यही सबस्ट्रेट आके फिक्स होगा, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबस्ट्रेट फिट्स टू द बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी एंजाइम की वो वाली साइट होती है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड वेयर ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड। यानी कि यहाँ पे जो है इसी का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। इसमें कुछ खास नहीं है। आप आई होप कि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है और इसमें भी आप लोग को कंफ्यूजन हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको जो हो सकती है वो यहाँ पे होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने एंजाइम काइनेटिक्स को और इसी के अंदर हम लोग देखेंगे अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। अब देखो एक बात आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखना चलें, ठीक है, देखने चलें, तो ये डिटेल में ना काफी डिटेल हो जाता है और काफी डिटेल में हम लोग जाएंगे तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको काफी टाइम देके अच्छे से पढ़ाने वाला टॉपिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चीजों को उस तरीके से देखेंगे कि आप लोग को समझ में भी आ जाए और आप लोग यहाँ पे कम से कम टाइम में इसको खत्म करके एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो देखो कुछ चीजें आप लोग बस मेरी मान लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग मेरी मान लेना, उसमें आप लोग अपना दिमाग मत लगाना कि ये कहाँ से आया है। देखो वो जहां से आया है उसको समझने के लिए हमें काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस कुछ चीजें लिखी हुई हैं आप लोग मान लेना, उसको आप लोग थोड़ा याद कर लेना, उसके बाद आप लोग को चीजें बहुत इजिली समझ में आ जाएंगी, पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एंजाइम काइनेटिक्स को। तो एंजाइम काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा एंजाइम क्या होता है। जैसे मान लो हमारा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है तो एंजाइम क्या करता है, इसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो एंजाइम काइनेटिक्स हमारा वही चीज होता है कि ये हमारा मेजर करता है उस स्पीड को कि कितनी स्पीड से हमारा ये एंजाइम जो है बढ़ाता है ना। एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट्स एट विच एंजाइम कैटालाइजेस द केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये कितनी स्पीड से हमारी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है उसी की स्टडी हमारी एंजाइम काइनेटिक्स होती है। इट डिफाइंस हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन कैटालाइजेस बाय एंजाइम। यानी कि जब हमारा एंजाइम किसी रिएक्शन में एंटर कर जाता है तो वो रिएक्शन कितनी तेज होती है, उसी की स्टडी हमारी एंजाइम काइनेटिक्स कहलाती है। नाउ इट इज मेनली स्टडीड थ्रू माइकलिस मेंटन इक्वेशन, और इसको हम लोग यहाँ पे अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। अब देखो वैसे देखने वाली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही चीजें देखेंगे जो आप लोग एग्जाम में मेनली पूछी जाती हैं। तो एग्जाम में आप लोग के मेनली यहाँ पे इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो सबसे पहली बात इसको हमारे माइकलिस और मेंटन नाम के दो हमारे साइंटिस्ट ने कह सकते हो डिस्क्राइब किया था। और यहाँ पे ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारे जो है मतलब कह सकते हो वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारी होती है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो ये एक चीज समझो कि अगर हमारा किसी भी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट लग जाता है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर अगर ऐसे है तो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, इसके अंदर अगर पी है तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर अगर ई एस है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये हमारा सिंपल सा होता है। तो इसका फॉर्मुला होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अब डिवाइडेड बाई के एम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें देखें तो वी नॉट का मतलब होता है हमारा इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, वी मैक्स हमारा होता है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। अब ये क्या है तो बस आप लोग इतना डिटेल में मत जानो, आप लोग बस इतना समझ लो, ठीक है। आई नो ये अच्छी चीज नहीं है बट फिलहाल के लिए आप लोग समझ लो, ठीक है, मेरी बात मानो, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल में गए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए पक्का, ठीक है। तो मत मत जानो इतना डिटेल में। जैसे इसमें यहाँ पे ग्राफ वगैरह होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है, यही चीजें आप लोगों को एग्जाम में लेके आनी है बस। तो यहाँ पे वी नॉट होता है हमारा इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, वी मैक्स होता है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, और कंसेंट्रेशन ऑफ एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, और के एम हमारा होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। ये के एम हमारा क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट।
तो अब हम लोग यहाँ पे अगर लाइक देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, तो ये चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी, हम लोग डायरेक्टली अपने देखते हैं अपने डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके डेरिवेशन की बात करें, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारी जो डेरिवेशन है वो हमारी किस बेसिस पे की जाती है कि यहाँ पे हमारा एक स्टेडी स्टेट एज्यूम किया जाता है। और स्टेडी स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हमारा जो रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन है वो हमारा इक्वल हो जाता है रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन के। अब ये क्या है, ईएस फॉर्मेशन क्या है, ईएस ब्रेकडाउन क्या है, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि जब हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फर्दर ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी ये सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कह सकते हो मतलब स्पीड को, ठीक है, इसके काइनेटिक्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एंजाइम से एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कंबाइन करके ये हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका रेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा K1 है, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा ईएस से जब हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका रेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा K2 हो गया, ठीक है, मान लो बस आप लोग। और देखो यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि जो हमारी सॉरी ये हमारा जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी कह सकते हो ये जो हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से हमारा जो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है ये हमारी रिवर्सिबल स्टेप होती है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर ये हमारा इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो इसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमारा K1 हो गया, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो K1 हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे ईएस से दोबारा ई प्लस एस की तरफ जाएंगे तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि K इनवर्स 1 हो गया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे ईएस से ई प्लस पी की तरफ जाएंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। और ये हमारी रिवर्सिबल नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग समझो तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली हमारा प्रोडक्ट उतने अमाउंट में नहीं होता, इसलिए हमारी ये रिवर्सिबल नहीं होती है, जबकि ये हमारा बराबर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हम लोगों ने मानी क्या हुई है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये मानी हुई है कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, यानी ये जो हमारा ईएस फॉर्मेशन है इसका जो रेट है, ठीक है, वो हमारा इक्वल होता है रेट ऑफ ईएस ब्रेकडाउन, वो इसके ब्रेकडाउन के इक्वल होता है। मतलब जितना इसके फॉर्मेशन का रेट होता है उतना ही इसके ब्रेकडाउन का रेट होता है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एजम्पशन, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, पर बराबर क्या होती है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। तो जो हमारा रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी होती है K1 जो है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो ये कैसे निकलता है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो हमारा उसकी वैल्यू होती है हमारे यहाँ पे जो है इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन, यानी कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, मतलब अगर ये हमारा प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट तो हमारा यही है ना, ई प्लस एस। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हमारा ई और एस की जो है रेट के बराबर होगी। तो यहाँ पे वही चीज है कि देखो K1 से हम लोग थोड़ा सा कह सकते हो रेट को डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, मतलब पहले ये प्रोपोर्शनल में होता है फिर कांस्टेंट आ जाता है। देखो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत लो, इतना आप लोग याद कर लो, बस ये दोनों चीजें याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और यहाँ पे हमारी डेरिवेशन हो जाएगी। आप लोग को क्या याद करना है, बस इतना याद करना है कि हमारा रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होती है, K1 E इंटू एस, ठीक है। और हमारा रेट ऑफ ईएस ब्रेकडाउन की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो इसको थोड़ा समझना कि जो हमारा ईएस का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो तो हमारा इधर से ही हो रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है वो हमारा दोनों तरफ हो सकता है। मतलब ये जो ईएस है इसका ब्रेकडाउन हमारा इधर भी हो सकता है। मतलब देखो सिंपल सी बात है ना, जो हमारा ईएस है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में भी ब्रेक हो सकता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में भी ब्रेक हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही तो हमारा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है K इनवर्स ईएस, क्योंकि देखो ये हम लोग इधर वाले को लेंगे, अगर मान लो इधर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा K इनवर्स ईएस। और अगर ये इधर की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो ये हमारा आ जाएगा K2 इंटू ईएस, क्योंकि K2 हमारे इधर वाले का हमारा कह सकते हो रेट कांस्टेंट हो गया और K इनवर्स हमारा इधर वाले का रेट कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि वैल्यू हमारी कितनी होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यही है, क्योंकि यही तो हमारा इधर या इधर जाएगा, तो यहाँ पे यही इसी को हम लोगों ने यहाँ पे K के साथ लिख लिया है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को याद करने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है और हमारी सारी कह सकते हो हमारा जो है डेरिवेशन हो जाएगा। तो इन दोनों को अब उठा के हम लोग यहाँ पे इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो सिंपली हम लोगों ने इसको और इसको बराबर में लिख लिया।
अब हम लोग यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखो ये जो ES है ना, ES को हम लोगों ने बाहर ले लिया। ES को जो हम लोगों ने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सिंपल है कि हमारा K इनवर्स प्लस K2 है ना, क्योंकि ये हमारा कॉमन होके बाहर हो गया। अच्छा हम लोगों ने क्या किया सेकंड स्टेप में कि इसको हम लोगों ने, देखो ये जो ES वाले थे इनको एक तरफ कर लिया और KK वाले को एक तरफ कर लिया। तो देखो ये जो ES है ये हमारे इसके नीचे आ गया और जो K है ठीक है ये हमारे इसके नीचे चला गया। अब देखो इस चीज को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है कंसेंट्रेशन ऑफ E इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमारा K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है, हमें यही तो मिला है। तो देखो ये हमें यहाँ तक मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा ये जो K इनवर्स 1 ठीक है और प्लस K2 प्लस K अपॉन K1 है। अब देखो ये तीनों ही हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, तो इनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वर्ड में मान लेते हैं Km, ठीक है। और ये Km हमारा क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। देखो ये जो हमारी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि हमारी यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो ये जो हम Km है, ठीक है, तो ये Km हमारा क्या था, ये Km है हमारा मैकालिस मेंटन कांस्टेंट था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये जो हमारा K वाले जितने भी टर्म थे इन्हीं को हम लोगों ने Km के बराबर मान लिया। तो हम लोगों ने जब इसको Km मान लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे अपने इसकी जगह इसको रख देंगे। इसकी जगह इसको रखने पे देखो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये हमारा Km के बराबर हो गया। नाउ यहाँ पे देखो ये हमारी नई चीज आ जाती है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ठीक है, हमारी रिएक्शन देखो कैसी थी, हमारे E प्लस S इज इक्वल टू ES हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो हम लोग अगर देखें तो जो हमारा एंजाइम है वो हमारा दो फॉर्म में, एक एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक एंजाइम हमारे यहाँ पे फ्री फॉर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल एंजाइम को निकालना चाहें, ठीक है, तो टोटल एंजाइम देखो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो टोटल एंजाइम को अगर हम लोग E0 माने तो E0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्री एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी कि जितना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में और जितना एंजाइम फ्री फॉर्म में, इन दोनों को मिला के हमारी वैल्यू हो जाएगी टोटल एंजाइम के बराबर। तो यहाँ पे देखो वही चीज बताई जा रही है कि अब यहाँ पे देखो नाउ टोटल एंजाइम, तो टोटल एंजाइम को हम लोगों ने E0 मान लिया, तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस ES, यानी कि हमारा फ्री एंजाइम कंसेंट्रेशन और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग E की वैल्यू निकालना चाहें तो E की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ES को इधर भेज देंगे। तो ES जब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो E अब हम लोगों ने थोड़ा पलट के लिख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, ठीक है। E को हम लोगों ने इधर लिख लिया है और यहाँ पे क्या हुआ E0 और ये हमारा इधर चला गया तो E0 माइनस ES हो गया। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस E की वैल्यू, ठीक है, ध्यान से देखना, इस E की वैल्यू हमारी इस 2 से उठा के इस 1 में रखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे देखो ये जो हमारा E है ना, यहाँ पे हम लोग इस वाली वैल्यू को रख देंगे। तो नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 to 1 वी विल गेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे जो हमारा E है ना, तो ये हमारा इसके साथ S के साथ क्या था, हमारा मल्टीप्लाई में था, है ना, मल्टीप्लाई में था। तो हम लोगों ने यहाँ पे E की वैल्यू क्या निकल गया, E0 माइनस ES। तो हम लोगों ने इसको सिंपली रखा और S के साथ हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो ES है, ठीक है, तो ES को हम लोग यहाँ पे उठा के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है, तो Km इंटू ES हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस S से देखो, इस S से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के फॉर्म में है ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा E0 S हो जाएगा और यहाँ पे ये ES इंटू S हो जाएगा, इज इक्वल टू Km और ES हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये हमारा इधर नेगेटिव में है तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस ES इंटू S को हम लोगों ने इधर साइड भेज दिया तो यहाँ पे ये प्लस में चला गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस वाले में देखो, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस ES को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन लेने पे क्या बचेगा, हमारा Km प्लस S, है ना। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन मिल जाएगी, ES देखो, क्योंकि ES इधर था, अब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इस वाले टर्म को देखो, इस Km प्लस S को उठा के इसके नीचे भेज दिया। तो हमें मिला ES इज इक्वल टू E इंटू S अपॉन Km, ठीक है, ये हमारा इधर आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी है मैथ तब भी समझ में आना चाहिए, नहीं पढ़ी तब भी आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सिंपल बेसिक मैथ है, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल, इसमें क्या मतलब, ये तो बस सिंपल है कि भाई हमारा कोई भी चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर यहाँ पे डिवाइड में चली जाती है, इधर प्लस में होती है तो इधर माइनस में चली जाती है, इतना तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, है ना। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना परेशान मत हो, कोई बात नहीं है। और ये चलो ये क्वेश्चन अगर मान लो आप लोग छोड़ भी दोगे ना तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमें देखो इस इक्वेशन को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला हमारे यहाँ पे ES, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे E0 इंटू S अपॉन हमारा यहाँ पे Km प्लस S, ठीक है, Km प्लस S, ये हमें देखने को मिला हमारे इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चले अपने नेक्स्ट पेज में, तो
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चीजें देखी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमारा रिएक्शन क्या होती है, ई प्लस एस इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे ये रिवर्सिबल होती है ई एस, और हमारे ये आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ई प्लस पी। तो देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे अपने इस प्रोडक्ट वाले फॉर्म को पार्ट को देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को निकालना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से निकल देते हैं, ठीक है, डीपी अपॉन डी टी, तो इसका मतलब हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट कितना था K2, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा ES ही है, तो K2 इंटू रिएक्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो K2 इंटू ES हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे V0 के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब ये सिंपल हो जाता है, इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो हमारा V0 इज इक्वल हो जाएगा K2 इंटू ES। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन हमें मिली है, इस फोर्थ इक्वेशन में ध्यान से सुनना, इस फोर्थ इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड इक्वेशन, तो देखो ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी इसकी वैल्यू रखेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू मिली थी, ई एस की, और फोर्थ इक्वेशन में भी हमारा क्या है, ई एस। तो हम लोग इस ई एस की जगह सिंपली हमारा ये उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये उठा के रखने पे हमें क्या मिला, वी नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू ई नॉट इंटू एस अपॉन KM प्लस एस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो हमारा K2 इंटू ई नॉट होता है ये हमारा इक्वल हो जाता है Vmax के बराबर, ठीक है। अब ये हो जाता है, कैसे हो जाता है इतना आप लोग मत समझो, ठीक है, इतना बस आप लोग को लिख देना है। तो ये हमारा इस Vmax के बराबर हो जाता है, और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के रखें, मतलब इस K2 इंटू ई नॉट को गायब कर दें, Vmax ले आए, तो हमारे क्या मिल जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन KM प्लस एस। और देखो यही इक्वेशन तो हमारी होती है मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यही चीज तो थी हमारी, V नॉट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन KM प्लस एस। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारी इस तरीके से प्रूफ हो जाती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, बहुत ही सिंपली, इसमें कुछ खास इतना टफ था नहीं, और यही था एक थोड़ा बहुत जो कि हमारा कह सकते हो इसमें डिस्टर्बिंग पार्ट था। बाय द वे अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप AKTU यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो वैसे भी आपके ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में बहुत रेयरली पूछा गया है। अगर AKTU में हो तो थोड़ा बहुत कोशिश करना कि देख लेना, वैसे तो पिछले साल पूछा नहीं गया था, हो सकता है इस साल भी ना पूछा जाए, ठीक है।